हेलो दोस्तों, मेरा नाम गौरव है और मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। अब मैं आपको अपने बारे में बताता हूं। मैं एक अनपढ़ गंवार लड़का हूं और इसका कारण शायद यह है कि जब बचपन में मेरे माँ पिताजी मुझे पढ़ने के लिए स्कूल भेजा करते तो मैं सिर्फ दोपहर तक ही पढ़ाई करता और फिर उसके बाद स्कूल से किताबों को लेकर फरार हो जाता। अब वो था तो सरकारी स्कूल, इसी वजह से हमारे टीचर भी उतना ध्यान नहीं देते कि कौन सा बच्चा स्कूल से भागा है। भले अगर कोई बच्चा मेरी शिकायत टीचर से कर देता तो उसके अगले दिन मुझे मास्टर जी के छड़ियों का वार को सहना पड़ता और फिर मेरे अंदर तो गुस्सा भर जाता कि जिसने भी शिकायत की है मुझे उसे पीटना है। और जैसे ही छुट्टी होती उसके बाद मैं स्कूल से बाहर आता और सबसे पहले उस बच्चे की पिटाई कर देता जिसने मेरी शिकायत टीचर से की हुई होती। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि तुम अगर उस बच्चे को मारते होगे तो क्या वो तुम्हें छोड़ देता होगा? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि बचपन से ही मैं काफी भारी आदमी रहा हूँ। ऐसे ही मेरा दूसरा नाम मोंटू बोस थोड़ी ना है। ऐसे ही मैं प्रत्येक दिन स्कूल से भागता और घर वालों से कह देता कि स्कूल में पढ़ाई कहाँ होती है, सारे टीचर लोग आपस में मिलकर गप्पे हाँकते रहते हैं और वो हमसे कह देते हैं कि जो बच्चा लोग घर जाना चाहता है वो जा सकता है। तो मैं भी इसलिए दोपहर के वक्त ही स्कूल से भाग आता हूँ। घर वाले मेरे इस बात पर एक आध थप्पड़ लगाते, लेकिन उनके थप्पड़ का मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद मैं कुछ कंचे को लेता और अपने दोस्तों के साथ मस्तियां करने के लिए निकल लेता। फिर ऐसे ही मैं पूरे दिन मस्तियां करता रहता और शाम के वक्त घर में आकर खाना खाकर सीधा सो जाता। इसी तरह से मेरी उम्र निकलती चली गई। बचपन का दौर गुजरा और समय था अपने पैरों पर खड़ा होने की। तब जो मुझे पछतावा होना शुरू हुआ था वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, इसीलिए हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं बिना कोई काम धंधा किए अपने घर को चला सकूं। जीने के लिए मुझे काम करना था, खाना खाने के लिए मुझे काम करना था। मेरे माँ पिताजी बूढ़े हो चुके थे और वो मुझसे हमेशा कहा करते कि बेटा कोई काम धंधा कर लो, क्योंकि अब मैं तुम्हें ऐसे बिठाकर और खाना नहीं खिला सकता। अगर तुम कोई काम धंधा नहीं करोगे तो हमारा घर कैसे चलेगा? अब मैं काम क्या करता? मैं तो था अनपढ़ लड़का, इसीलिए मुझे ईंट पत्थर को ढोने का काम करना पड़ता। जहां भी कोई नया घर बन रहा होता, कोई सड़कें बन रही होती, वहां मैं जाता और मजदूरी का काम किया करता। मैं ऐसे ही छोटे मोटे कामों को करता और उसी से जो पैसे मिलते उसी से हमारा घर चलता था। लेकिन मैं पैसों को एक भी रुपया बचा नहीं पाता। मैं जितना भी कमाता सारे पैसे खत्म हो जाते और मैं एक भी रुपया सेव नहीं कर पाता। लेकिन फिर भी मैं खुश था। पर मेरे अंदर कुछ बड़ा करने की आग तो तब भड़की जब मेरे ही गांव के कुछ लड़कों को सरकारी नौकरी लग गया, और तब मुझे बहुत पछतावा हुआ। अगर आपके साथ कोई लड़का पढ़ा है, आपके साथ ही खेला कूदा है, और तब उस लड़के को अगर सरकारी नौकरी लग जाए, वो लड़का तरक्की करना शुरू हो जाए और आप वहीं के वहीं धरे रह जाओ, तो आपको भी एक पल के लिए ऐसा जरूर लगता है कि मुझे भी तरक्की करनी है। भले ही आपको उससे जलन ना हो, ईर्ष्या ना हो, पर आप भी एक पल के लिए ऐसा जरूर सोचते हैं कि काश मैं भी तरक्की कर पाता। और यही सच्चाई है। इसी तरह मेरे गांव के सभी लड़के जो मेरे साथ ही पढ़ते थे, खेला कूदा करते थे, वो सभी लोग तरक्की कर रहे थे और मैं खाने कमाने में ही व्यस्त था। मुझे भी कभी कभी जलन हुआ करता और कभी कभी मोटिवेशन भी मिलता कि मुझे भी कुछ बड़ा करना है। लेकिन मैं बड़ा क्या करता? मैं तो हूं एक अनपढ़ गंवार लड़का, और किसी अनपढ़ गंवार लड़के को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं कोई बिजनेस कर पाता, बड़ा बिजनेस। इसलिए मेरे दिमाग में एक दिन ख्याल आया कि क्यों ना कोई छोटा मोटा बिजनेस ही किया जाए। शहरों में मैं सब्जियां बेचने के बारे में सोच रहा था, क्योंकि मैंने कई लोगों के मुंह से सुन रखा था कि नौकरी करो तो सरकारी, नहीं तो बेचो तरकारी, और तरकारी तो सब्जियों को ही कहा जाता है। इसीलिए मैं एक दिन ठेले पे सब्जियों को लाद कर पहुंच गया अपने पास के ही शहर में, और वहां पे सब्जियां बेचने लगा। इसी तरह मैं वहां भी कुछ दिनों तक सब्जियां बेचा, लेकिन कुछ खास फायदा नहीं हो रहा था। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं अब गांव गांव घूमकर यहाँ पे जितने भी आसपास के गांव है सभी गांव में जाऊंगा सब्जियों को लेकर, और घूम घूम कर मैं सब्जियां बेचूंगा। इससे सब्जियों की बिक्री ज्यादा होगी और मुझे ज्यादा मुनाफा होगा। तो इसी तरह मैं अब गांव गांव जाकर सब्जियों को बेचने लगा
मैं एक ठेले पर सब्जियों को लाद कर गाँव में जाता और वहाँ सब्जियाँ बेचता, और इससे मुझे ज़्यादा फायदा होना शुरू हो गया था। मैं अब घर के खर्चे को भी निकाल पा रहा था और कुछ पैसे को भी सेव कर पा रहा था। लेकिन कहते हैं ना, इंसान की फितरत है कि जब किसी इंसान के पास साइकिल रहती है तो उसकी इच्छा होती है कि उसके पास बाइक आ जाए, काश वो बाइक खरीद पाता। उसकी ये इच्छा होती है। और जब बाइक आ जाता है तो वो कार खरीदने के बारे में सोचता है। मतलब इंसान के अंदर धन पाने की लालच कभी खत्म नहीं होती। और इसी तरह मेरे अंदर भी लालच थी, और अब मैं ये चाहता था कि मुझे कम से कम 30 से 40 हजार रुपए जिसमें बच पाए वैसे काम को करना चाहिए। मुझे कोई दूसरी जॉब ढूंढनी चाहिए जिसमें कम से कम 30 से 40 हजार रुपये मैं बचा पाऊँ। और इसलिए मैं अपने दोस्तों को कॉल घुमाना शुरू कर दिया। मैंने कई जान पहचान वाले से भी पूछे, लेकिन कोई भी ऐसा काम दिला ही नहीं पा रहा था। सभी का कहना था कि 30-40 हजार रुपये तो किसी सरकारी नौकरी में ही मिल सकता है, इतने पैसे या फिर बिजनेस में तुम कमा सकते हो। लेकिन मैं कह रहा था नहीं, मैं यहाँ पे सब्जियां बेच रहा हूँ, लेकिन इतने पैसे मैं नहीं बचा पा रहा। इसी तरह मैं कई लोगों से पूछता रहा, कई कामों को ढूंढता रहा जिसमें कम से कम 30 से 40 हजार रुपये बच पाए, लेकिन मुझे ऐसा कोई काम नहीं मिला। फिर किस्मत चमकी मेरी। वो पूर्णिमा की रात थी और मैं सब्जियां बेचने के लिए एक ऐसे गांव में गया हुआ था जो मेरे गांव से काफी दूर था, और उस गांव में जाने का रास्ता रेत के बीच से गुजरता था। दोनों तरफ रेत ही रेत, और बीच में बना था उस गांव में जाने का रास्ता। मैं उसी रास्ते से अपने ठेले को लेकर उस गांव में पहुंचा, और उस गांव में सब्जियां भी काफी अच्छी बिकी। मेरी बिक्री बहुत अच्छी हुई थी, और इसी वजह से मुझे सब्जियां बेचते बेचते लगभग 10 बज चुके थे। रात के लगभग 10 बज चुके थे, और फिर 10 बजे के बाद मुझे उस गांव से अपने गांव में आना था। वो रास्ता बिल्कुल सुनसान पड़ता था, क्योंकि दोनों तरफ रेत ही रेत, और उस रास्ते में ना कोई घर था और ना ही कोई स्ट्रीट लाइट। तो इसी तरह मैं 10 बजे के बाद सब्जियां बेचकर उसी रास्ते से अपने घर की ओर आ रहा था। और आज मैं बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि आज सब्जियां काफी अच्छी बिक्री हुई थी, और मैं अपने मन में गाने को गुनगुनाते हुए आ रहा था। तभी मेरी नजर पड़ी वहीं वीरान पड़े रेगिस्तान में। वहां सड़क के किनारे एक आलीशान सा बंगला बना हुआ था, और मैं उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान, क्योंकि मैं जब आ रहा था तब ये बंगला यहाँ पर नहीं था। मैं वहां पर सोचने लगा कि जब मैं सब्जियां बेचने के लिए उस गांव में जा रहा था तब तो ये बंगला रास्ते में नहीं था। अभी रात के वक्त ये घर यहाँ पर कैसे आ गया? हो सकता है मेरा मन का बहम रहा होगा, ये घर यहीं पर होगा और मैं इसे देख नहीं पाया हूँगा। ऐसा ही होगा। मैं यही सोचता हुआ उस घर की ओर देखते देखते अपने ठेले को धकेलते हुए उस रास्ते से अपने घर की ओर जा रहा था। वो बंगला काफी आलीशान तो था, 4 मंजिल का वो बंगला, लेकिन देखने में कुछ पुराना सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ सालों से उस घर में मरम्मत का काम नहीं हुआ है। और मैं उस घर को देखता हुआ जा रहा था। तभी जब मैं उस घर के मेन दरवाजे तक पहुंचा तो वहां उस दरवाजे पर एक टेम्पलेट लगाया गया था जो कि चमक रहा था। उसमें लिखे गए अक्षर चमक रहे थे, और मैं ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान। उस टेम्पलेट के पास एक छोटी सी लाइट लगी हुई थी, और मैं उस टेम्पलेट के पास पहुंचा क्योंकि उसकी अक्षर चमक रही थी और मैं उसे देखना चाहता था। ये कौन से पेन से लिखा हुआ अक्षर है जो रात के वक्त चमक रही है? मैं उस घर के दरवाजे के पास पहुंचा। उस घर का दरवाजा बंद था, और वहीं के दीवार पर उस टेम्पलेट को चिपकाया गया था, जिस पर वो मोटे मोटे अक्षरों में लिखे गए वो अक्षर रात के वक्त सुनहरे लग रहे थे, और उसी से वो चमक आ रही थी। मैं ये देखकर सोच रहा था, कहीं ये सोने का तो नहीं, क्योंकि ये देखने में तो बिल्कुल सोने का लग रहा है। मैं सबसे पहले उसे पढ़ा कि वहां पर क्या लिखा गया है। हालांकि मैं अनपढ़ हूँ, लेकिन मैं हिंदी तो पढ़ ही सकता हूँ। मैं सबसे पहले पढ़ा, वहां पे लिखा गया था, इस घर में काम है, सैलरी 60,000 रुपये, महीने के 60,000 रुपये दिए जाएंगे। अगर आप काम के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर पर कॉल करें। वहां सिर्फ नंबर लिखा गया था, काम की कोई जानकारी नहीं दी गई थी कि क्या काम करना होगा। इसलिए मुझे लगा कि ये फेक है, ये झूठ मूठ का टेम्पलेट यहाँ पे लगा दिया गया है लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। भला कोई घर में काम करवाने के 60,000 रुपये थोड़ी ना देंगे। लेकिन तभी मैं उस लिखे गए अक्षर को देखा जो चमक रहा था। मैं उसे गौर से देखा, उसे घिस कर भी देखा, और तब मुझे पता चला वो मोटे मोटे अक्षर सुनहरे थे। वो सोने के अक्षर थे जो कि वहां दीवार पर लिखकर चिपकाया गया था।
और मैं सोचने लगा, जो व्यक्ति सोने का टेम्पलेट बना सकता है वो व्यक्ति 60,000 की नौकरी क्यों नहीं दे सकता। यकीनन ये काम सच्चा ही होगा और मैं इस नंबर पर कॉल लगा के देखता हूँ, हो सकता है मुझे ये काम मिल जाए। मेरी सब्जियां बिक चुकी है, मैं इस ठेले को यहीं पर छोड़ दूंगा, क्योंकि अगर 60,000 रुपये मुझे सैलरी मिल सकते हैं तो ये ठेले से क्या है, मैं इसे छोड़ ही सकता हूँ। उसके बाद मैं उस नंबर पर कॉल लगा दिया। कॉल पर एक अधेड़ उम्र का आदमी कॉल को उठाया था और वो कहने लगा, हाँ बोलो। फिर मैं भी उसे कहने लगा, यहाँ आपके दरवाजे पर एक टेम्पलेट लगा हुआ है किसी काम का इश्तिहार का। तब वो बूढ़ा व्यक्ति कहने लगा था, हाँ हाँ तुम काम करना चाहते हो। तो मैं भी उसे कहने लगा, हाँ मैं काम तो करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ आसपास तो कोई है नहीं, मैं घर के अंदर कैसे आऊँ। इस दरवाजे को कोई खोलेगा तभी तो मैं घर के अंदर आ सकता हूँ। तो बूढ़ा व्यक्ति कहने लगा, रुको मैं आता हूँ। वो इतना बोलकर कॉल काट दिया। उसके बाद मैं वहीं खड़ा रहा। मैं लगभग 10 मिनट तक खड़ा रहा था और 10 मिनट के बाद वो दरवाज़ा खोला गया। वहाँ कोई बूढ़ा व्यक्ति था जिसकी उम्र लगभग 50 से 55 साल के करीब रही होगी, और उसे देखते मैं समझ गया कि यकीनन ये बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे चल पाता होगा, तभी से 10 मिनट लग गए दरवाजे तक आने में। मैं भी उसे कुछ नहीं कहा, उसके पीछे पीछे चल दिया और मैं उस घर के अंदर जा रहा था। जब मैं उस घर के अंदर पहुंचा तो मुझे पता चला कि वो घर अंदर से काफी पुराना सा लग रहा था। वहां सीढ़ियों से जाने का रास्ता था ऊपर की ओर, और हम, मैं और वो बूढ़ा व्यक्ति दोनों उसी सीढ़ियों के रास्ते ऊपर की ओर जा रहे थे। मैं ये सोच रहा था कि ये बूढ़ा व्यक्ति कैसे सीढ़ियों पर चढ़ पाएगा, लेकिन उसके शरीर में काफी ज्यादा फुर्ती थी। वो मुझसे भी तेज उस सीढ़ियों पर चढ़े जा रहा था। उस पूरे घर में लाल रंग की रोशनी फैली हुई थी और मैं सोच रहा था, ये लाल रंग की रोशनी यहाँ पर कहाँ से आ रही है। यहाँ पर कोई लाल रंग की तो लाइट नहीं लगाई गई है। मैं चारों ओर नजर घुमाया लेकिन कोई भी लाइट लगी हुई नहीं थी। मैं सोच रहा था हो सकता है कहीं पे लाइट होगा, वहीं से ये रोशनी आ रही है। मैं सीढ़ियों पर चढ़ता गया और लगभग 2 मंजिल तक चढ़ा सीढ़ियों पे, और तब वो बूढ़ा आदमी मुझे एक लिफ्ट के पास लेकर गया और मैं ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान, ये घर तो सिर्फ 4 मंजिल का है और इस घर में लिफ्ट भी लगा दिया। अगर लिफ्ट लगा ही था तो फिर 2 मंजिल तक इस सीढ़ियों के रास्ते से क्यों चढ़ाया, पहले ही लिफ्ट से हम ऊपर आ जाते। मैं उससे कुछ पूछना नहीं चाहता था क्योंकि वो बूढ़ा आदमी काफी बूढ़ा लग रहा था, और मैं इसीलिए वो जैसा जैसा कहता गया मैं वो करता गया। मैं लिफ्ट में घुसा और लिफ्ट उसने चालू कर दी। लिफ्ट चालू होते जैसे एक झटका सा लगा था, बस कुछ सेकंड ही बीते होंगे, 1 से 2 सेकंड, और वो लिफ्ट रुक गई। फिर लिफ्ट को खोला उस बूढ़े व्यक्ति ने, और सामने का नज़ारा देखकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान। सामने खेत ही खेत था और उन खेतों में फसल लगाई हुई थी। वो कौन सी फसल थी ये मैं समझ नहीं पा रहा था। और तब मेरी नज़र आसमान की ओर गई। वहाँ आसमान में लाल रंग का चांद था जो कि बहुत बड़ा लग रहा था, और वहीं से लाल रंग की रोशनी इस घर में पड़ रही थी। और मैं सोचने लगा, ये मैं कौन सी जगह आ गया, क्या छत के ऊपर खेत बनाए गए हैं? लेकिन ये घर कितना बड़ा है, यहाँ पर तो ये खेत कभी खत्म होते दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। और तब मैं उस बूढ़े आदमी से कुछ पूछना चाहता था तो वो बूढ़ा आदमी कहने लगा, तुम्हारे सभी सवालों का जवाब मिलेगा, पहले ऑफिस में चलो। उसके बाद में वहाँ से चलकर उस पगडंडी वाले रास्ते से, जो कि खेतों से काफ़ी दूर बनाया हुआ था, वहाँ से खेत काफ़ी दूरी पर पड़ते थे, और मैं उसी रास्ते से चलता हुआ एक बिल्डिंग के अंदर पहुँचा। वहाँ पे बिल्डिंग के एक कमरे में पहुँचा और तब मैं उस कमरे में देख रहा था। वो कमरा काफ़ी ज़्यादा लग्जरी था। वहाँ पे कई सारे पेंटिंग लगाए गए थे जो कि सभी पेंटिंग सोने के थे, और वहाँ पे सोफा भी जैसे बहुत ही महंगे लग रहे थे देखने में। और मैं समझ गया ये बूढ़ा काफ़ी अमीर आदमी है, इसीलिए तो इसका कमरा इतना लग्जरी है। मैं वहाँ उस कमरे में देख रहा था। उस कमरे में कई सारे छोटे छोटे मशीनें भी थी जो कि काफ़ी ज़्यादा एडवांस लग रही थी, और मैं उस मशीन को आज से पहले कभी देखा ही नहीं था। मैं उस बूढ़े व्यक्ति से कहने लगा, ये मशीन क्या है? तो उनका कहना था, ये सभी काम करने वाले मशीन हैं, तुम देखना चाहोगे? इतना बोलकर उसने कहा, मुझे 2 कॉफ़ी चाहिए। वो इतना बोला ही था और तभी एक झटके में जैसे कॉफ़ी तैयार करके वहाँ पे 2 हाथ से, वो लंबे से हाथ से निकले थे उस मशीन से, और वो एक कॉफ़ी हमें दिया और एक कॉफ़ी उस बूढ़े को दिया। उसके बाद हम दोनों कॉफ़ी पिए और फिर उस बूढ़े व्यक्ति ने मुझसे कहना शुरू किया कि अब मैं तुम्हें काम के बारे में समझा देता हूँ कि तुम्हें यहाँ पर क्या काम करना है।
वो बूढ़ा व्यक्ति मुझसे इतना कहा था और मैं कहने लगा, लेकिन उससे पहले आप ये तो बताओ कि ये कौन सी जगह है। छत के ऊपर इतनी बड़ी जगह नहीं हो सकती और यहाँ पर ऐसे फसल नहीं उगाए जा सकते। तो उस बूढ़े व्यक्ति का कहना था, कौन कहा कि ये छत है? हम छत के ऊपर नहीं आए हैं, उस लिफ्ट के जरिए हम नीचे गए हैं, अंडरग्राउंड। हमने यहाँ घर के नीचे, इस घर के नीचे एक बहुत ही बड़ा अंडरग्राउंड जगह बना रखी है। बहुत ही बड़ी जगह है ये, लगभग किसी गांव या शहर के जितना। और तुम यहाँ पर घूमते रहोगे, तुम्हें ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा कि ये अंडरग्राउंड जगह है। तुम्हें कभी ऐसा लगेगा ही नहीं कि तुम किसी अंडरग्राउंड जगह पर हो। वो बूढ़ा व्यक्ति मुझे ऐसा कह रहा था और मैं कहने लगा, ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि ये अंडरग्राउंड जगह है, लेकिन यहाँ पे ये चांद कैसे दिखाई दे रहा है, ये आसमान कैसे है? तो उस बूढ़े व्यक्ति का कहना था, अरे ये आसमान नहीं है और ना ही ये कोई चांद है, यहाँ पर इसे टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया गया है। तुमने तो सुना ही होगा कि चाइना ने खुद का सूरज तैयार कर लिया है, खुद का सन उसने बनाया है। इसी तरह से मैं भी यहाँ पर खुद का मून बना कर रखा हूँ, खुद का चांद बना कर रखा हूँ। ये आर्टिफिशियल चांद है और इसे हमारे द्वारा बनाया गया है। यहाँ पे ये जो आसमान भी है ये भी नकली है, ये कोई असली आसमान नहीं है। क्योंकि तुम यहाँ पर देख पाओगे, यहाँ पे हमेशा अंधेरा ही रहेगा, यहाँ पे हमेशा रात ही रहेगा और कभी भी दिन नहीं होने वाला। यहाँ पे हमेशा आसमान में तुम्हें ये लाल चांद दिखाई देता ही रहेगा। मैं भी उसकी बातें सुनकर हैरान था और उसके बाद वो कहने लगा, तो अब मैं तुम्हें काम के बारे में बताऊं? तो मैं भी कहने लगा, ठीक है, समझाइए। तो उस बूढ़े व्यक्ति का कहना था, तुम यहाँ पर खेत को तो देख ही चुके होगे, यहाँ खेत में लगे हुए फसल को भी देख चुके होगे और तुम्हें यहाँ पे उन फसलों की कटाई का काम करना है। तुम्हें मशीन के जरिए उन फसलों को काटना है। उन खेतों में जितने भी फसल लगे हुए हैं उन्हें तुम्हें काटना है। यहाँ पे तुम्हें लगेगा कि ये हाथ जैसे फसल हैं। यहाँ खेतों में हाथ जैसे फसल तुम्हें लगेगा कि जैसे हाथ को खेतों में गड़ा गया है और तुम्हें उसे काटना है। लेकिन ये फसल ही हैं जिसे मैंने अफ्रीका से मंगाए हैं। ये फसल एक तरह का फल है, फल जिसे तुम काटोगे और उसे फिर मार्केट में जाकर एक कारखाने में दिया जाएगा। वहाँ से जूस निकलेगा और वो जूस हम मार्केट में बेचते हैं। ये जूस काफ़ी ज़्यादा महंगे बिकते हैं और इसी से हमारा बहुत ज़्यादा फायदा होता है। वहाँ पे वो बूढ़ा व्यक्ति ऐसा कह रहा था और फिर कहने लगा, बताओ तुम ये काम को करना चाहोगे? मैं भी कहा, ठीक है, मुझे कटाई का ही तो काम करना है, लेकिन ये फसल ज़्यादा तो नहीं कि मैं उसे काट ही ना पाऊँ। तो उस बूढ़े व्यक्ति का कहना था, अरे नहीं, यहाँ सभी खेतों में वो फसल थोड़ी ना लगा है कि तुम्हें सभी खेतों के फसल को काटना है। वो फल वाला फसल बस एक ही खेत में लगा हुआ है जो कि काफ़ी बड़ा है। वो खेत थोड़ा बड़ा है, लेकिन फिर भी मैं इतना कह सकता हूँ कि तुम्हें उस पूरे खेत के फसल को काटने में लगभग 6 से 7 घंटे का समय लग जाएगा। तुम 6 से 7 घंटे में इन खेतों के फसलों को पूरी तरह से काट दोगे, उसके बाद तुम आराम करना। वो बूढ़ा व्यक्ति इतना कह रहा था। उसके बाद में उससे पूछने लगा, लेकिन मैं उस खेत के फसल को तो एक ही दिन में काट दूंगा, तो फिर अगले दिन क्या करूंगा? तो बूढ़ा व्यक्ति हंसते हुए कहने लगा, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि ये फल वाले फसल आर्टिफिशियल हैं। तुम इसे काटोगे, अगले दिन ये फिर से उतने ही बड़े बड़े हो जाएंगे और तुम्हें फिर से अगले दिन इसकी कटाई करनी होगी। वो बूढ़ा व्यक्ति ऐसा कह रहा था और मैं समझ नहीं पा रहा था ये कौन सा आर्टिफिशियल फसल है जो कि प्रत्येक दिन बड़ा हो जाता है। मुझे ये बात समझ नहीं आ रहा था और मैं भी उससे ये बात नहीं पूछा क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये अमीर लोग हैं, इसके पास ऐसा कोई फसल होगा। इसीलिए मैं ये बात नहीं पूछा और मैं उससे कहने लगा, तो मुझे यहाँ पर कब काम करना है? दिन के वक्त काम करना है, रात के वक्त काम करना है, कितने बजे से कितने बजे तक काम करना है और कितने घंटे काम करना है? तो उस बूढ़े व्यक्ति का कहना था, यहाँ पे तो देखो, पहली बात ये कि मैंने तुमसे पहले ही कहा है कि यहाँ पे हमेशा रात ही रहता है, दिन तो कभी होगा नहीं और तुम्हें 7 बजे से लेकर 5 बजे तक काम करना होगा। उसके बाद तुम आराम करना। तुम्हें यहीं सी बिल्डिंग में कमरा दे दिया जाएगा और उसी में तुम्हें रहना है। तुम्हें यहाँ खाना खुद से बनाना होगा। तुम्हें यहाँ पे खुद से ही खाना बनाना होगा क्योंकि यहाँ पर तुम्हें खाना बना बनाया नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, तुम्हें एक खास तरह का कपड़ा दिया जाएगा। वो कपड़ा तुम्हें धो दिया जाएगा और उसे तुम्हें हमेशा पहनकर ही अपने कमरे से बाहर निकलना है। तुम जब भी खेतों में काम करने को जाओगे तुम उस कपड़े को पहनकर ही जाओगे और अगर वो कपड़ा गंदा हो जाएगा तो दूसरी कपड़े को तुम्हें पहनना है, फिर उस कपड़े को तुम्हें धोना है। इस बात को तुम हमेशा ध्यान में रखना क्योंकि ये यहाँ के नियम है, ये यहाँ के रूल्स हैं और तुम्हें हमेशा
यहाँ के रूल्स को फॉलो करना है। मैं तुम्हें और भी कुछ बातें बताऊंगा, वो भी नियम होंगे, तुम्हें उसका फॉलो करना होगा। मैं तुम्हें बता दूं कि इस कपड़े पे जो भी नंबर लिखा रहेगा, उसी नंबर के मदद से तुम्हें यहाँ के काम करने वाले पहचानेंगे। तुम्हारे नाम से कोई भी तुम्हें नहीं जानेंगे, उस नंबर से ही तुम्हें जाना जाएगा। और तुम हमेशा उस कपड़े को पहनकर ही खेतों में जाओगे, जैसा मैंने तुमसे पहले ही कहा है। तुम जब अपने काम से वापस अपने कमरों में लौटोगे तभी तुम इस कपड़े को उतार सकते हो, वरना तुम्हें हमेशा इस कपड़े को पहने ही रहना है। ये तो हो गया पहला नियम। अब दूसरा नियम समझो। तुम जब खेतों में मशीन को लेकर उस फसल की कटाई करने जाओगे तो तुम्हें बस मशीन चलाना है। तुम्हें कभी भी उस फसल को अपने हाथ में उठाकर नहीं देखना है। तुम जब फसल को मशीन के द्वारा कटाई करोगे तो वो फसल जमीन पर गिर जाएंगे और तुम्हें उसे अपने हाथ में पकड़कर नहीं देखना है कि ये कौन सी फसल है। बस यहाँ पे यही दो नियम है जिसे तुम्हें फॉलो करना है। अगर तुम इस नियम को फॉलो नहीं करते पकड़े गए तो तुम्हें बहुत बड़ी पनिशमेंट मिल सकती है। तुम्हें इसकी सजा बहुत बड़ी मिल सकती है और ये सजा बहुत ही भयानक होगी, वो मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता। वो बूढ़ा आदमी मुझसे ऐसा कह रहा था और मैं भी कहने लगा, ठीक है मैं समझ गया, लेकिन सैलरी मुझे कितनी मिलेगी? तो उस बूढ़े व्यक्ति का कहना था, तुम्हें यहाँ पर काम करने के 60,000 रुपये मिल जाएंगे और चूंकि तुम खाना खुद से बनाकर खा रहे हो इस वजह से तुम्हें 10,000 रुपये और एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। बताओ तुम काम करना चाहते हो? तुम्हें टोटल 70,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। मैं भी खुश था, मैं भी कहने लगा हाँ मैं तो यहाँ पर काम करने ही आया हूँ। उसके बाद वो बूढ़ा व्यक्ति कहने लगा, तो चलो मैं तुम्हें यहाँ के खेतों में घुमा देता हूँ, मैं तुम्हें यहाँ के फसलों को दिखा देता हूँ कि तुम्हें कौन से फसल की कटाई करनी है। उसके बाद वो मुझे एक कमरे में लेकर गया और वो कहने लगा, देखो तुम्हें यहीं पर रहना है। उस कमरे में बेड लगी हुई थी, सभी जरूरत की सामानें थी। उसके बाद वो कपड़ा दिया। वो 2 कपड़े थे और उस कपड़े पे नंबर लिखा हुआ था जो कि लाल रंग के चमक रहे थे। उस कपड़े पे नंबर था 72 नंबर। दोनों कपड़े पे सेम ही नंबर था और मुझे उस कपड़े को एक के बाद एक पहनना था। जब एक गंदे हो जाते तो मुझे दूसरे कपड़े को पहनना था। इसी तरह से मैं एक कपड़े को पहन लिया और उस कपड़े को पहनते ही जैसे मुझे बहुत ही एक सुगंध सा भरा एहसास होने लगा। उस कपड़े से बहुत ही अच्छा सुगंध आ रहा था और वो सुगंध इतना तेज था कि बाहर का कोई भी सुगंध, कोई भी बदबू या फिर सुगंध मैं सूंघ नहीं पाता। मैं उस कपड़े को पहना और फिर उस बूढ़े आदमी के साथ चल दिया। वो बूढ़ा आदमी मुझे लेकर खेतों में पहुंचा और वहां पर मैं देखा, वहां खेतों में फसल लगी हुई थी जो कि हाथ के जैसा फसल था। वहां पे आधे हाथ, ऐसा लग रहा था जैसे कि आधे हाथों को काटकर खेतों में लगाया गया है। वहां पे उनकी उंगलियां हिल रही थी। तब उस बूढ़े आदमी ने कहा, तुम ये जो इस फल के, ये हाथ जैसे दिखने वाले फल के हिलती हुई उंगलियां देख रहे हो ना, ये इनके पत्ते हैं जो कि हवाओं के कारण हिल रहे हैं। तुम इस पर ज्यादा ध्यान मत दो। उसके बाद ऐसे वो मुझे दिखाता गया और वो कहा, देख लो ये इतना बड़ा खेत है और तुम्हें इसी की फसल को कटाई करना है मशीन के जरिए। उसके बाद तुम जाकर आराम करना। उसके बाद मैं देख रहा था और मुझे वहीं उस खेत से थोड़ी ही दूर पर एक चमकता हुआ दरवाजे के आकार जैसा कुछ दिखाई दिया जिससे काफी तेज रोशनी निकल रही थी। उस दरवाजे से काफी तेज रोशनी आ रही थी और मैं उसे देखते हुए कहने लगा, वो क्या है? वो वहां पे चमकता हुआ दरवाजा जैसा क्या है? तो उस बूढ़े व्यक्ति का कहना था, वो बहुत ही खतरनाक चीज है, उधर तुम कभी भी भूल से भी मत जाना, वहां पे भूत प्रेत रहते हैं। उस दरवाजे के पास जो कि दरवाजा जैसा दिख रहा है, वहां भूत प्रेतों का बसेरा है, वहां पे कई सारे भूत प्रेत रहते हैं। उस बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर मैं डर गया और मैं उससे कहने लगा, भूत प्रेत रहते हैं तो मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे ना? तो उस बूढ़े व्यक्ति का कहना था, नहीं, वो भूत प्रेत यहाँ खेतों में नहीं आते, वो बस उसी दरवाजे जैसे दिखने वाले चीज के पास ही रहते हैं। अगर तुम वहां पे जाओगे तो यकीनन वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, लेकिन वो खेतों में नहीं आते, भूत प्रेत यहाँ नहीं आते, तुम निश्चिंत रहो। वो बूढ़ा व्यक्ति इतना कहकर मुझे अपने साथ कमरे में लेकर आ गया। उसके बाद वो कहने लगा, ठीक है अभी तुम सो जाओ और अगले 7 बजे से तुम्हें काम करना है। अगली 7 जब बजेगी तब तुम्हें काम करना है, यहाँ खेतों में फसलों की कटाई का काम। वो इतना बोला, उसके बाद मैं भी अपने बेड पर जाकर सो गया। मुझे कुछ ही देर में नींद आ गई और मेरी नींद खुली जब उस कमरे में एक तेज आवाज हुई। उस कमरे में अलार्म की आवाज हुई थी जो कि काफी तेज थी और उसी अलार्म की आवाज से मेरी नींद खुली। मैं उठा
और मैं घड़ी में टाइम देखा। वहाँ पे 5 बज चुके थे और अब मैं फटाफट खाना बनाया, रेडी हो गया क्योंकि मुझे 7 बजे फसलों की कटाई के लिए काम पर जाना था। 7 बजा और मैं बाहर निकला, अपने कमरे से उसी कपड़े को पहनकर बाहर निकला और तब वहाँ पे वही माहौल था। अंधेरा छाया हुआ था, आसमान में वो लाल चांद था और मैं कटाई करने वाले उस मशीन को लेकर खेतों की ओर बढ़ चला। मैं खेतों में पहुंचा, वहाँ पे कई सारे वहाँ पे हाथ जैसे दिखने वाले फल लगे हुए थे जो कि हवाओं के कारण हिल रहे थे और उसे देखकर एक भयानक सा अनुभव हो रहा था। वो देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कोई जिंदा इंसान ही हो जिसे खेतों में गड़ा गया हो, वहाँ पे हाथों की फसल लगाई गई हो। मैं जानता था कि ये कोई हाथ नहीं है, ये फसल ही है, एक तरह का फल है जिसे जूस बनाया जाता है। मैं ये सोचते हुए उस मशीन को लेकर उस खेतों में उतरा और मैं उस फसल को काटने के लिए जैसे ही फसल में मशीन को लगाया था, मशीन काफी तेज घूमना शुरू हो गई थी। वो काफी रफ्तार से चल रही थी और वहाँ पे खेतों का फसल बहुत ही तेजी से कटे जा रहा था। वो फसल कट कट कर जमीन पर गिर रहा था और उससे निकलने वाली वो लाल रंग की छींटें जो मेरे कपड़े पर पड़ रही थी, और इसे देखकर मैं हैरान था। ये छींटें बिल्कुल खून के जैसा ही लग रहा था, बिल्कुल लाल, और मैं समझ नहीं पाया। मैं सोच रहा था ये फल है तो इससे निकलने वाले ये रस होंगे जिनके छींटे मेरे कपड़े पर पड़ रहे हैं। इसी तरह मैं उस मशीन को चलाता गया। मैं उस फल से निकलने वाले उस लाल रंग के रस के सुगंध को सूंघना तो चाहता था। इस फल का सुगंध कैसा है ये मैं जानना तो चाहता था, लेकिन मैं इस कपड़े को पहने हुए था, जिस वजह से इस कपड़े का सुगंध ही मेरे नाकों में बहुत ही अच्छी आ रही थी, जिस वजह से मैं और भी किसी खुशबू को सूंघ ही नहीं पा रहा था, बाहर के किसी भी खुशबू को महसूस नहीं कर पा रहा था। इसी तरह मैं उस खेत में लगभग 5 से 6 घंटे तक मशीन को चलाता रहा और 5 से 6 घंटे में ही मैं उस खेत के सभी फसल को काट दिया था। सारे फसल जमीन पर गिर चुके थे और मैं अब सोच रहा था क्या करूं। 5 से 6 घंटे में ही मैं इस खेत के सारे फसल को काट दिया है, अब कोई काम तो है नहीं। जैसा उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा था कि तुम्हें इस फसल को काटने के बाद आराम करना है, तो मैं चलता हूँ अब अपने कमरे में। मैं मशीन को लेकर अपने कमरे की ओर बढ़ चला, लेकिन तभी जैसे मैं कमरे के पास पहुंचने वाला था, तभी वहां पे एक मशीन जो कि दीवार पर लगाई गई थी, वो मशीन मेरे तरफ घूम गई और काफी तेज हवा मेरे शरीर पर मारना शुरू कर दिया, जिस वजह से मेरे शरीर पर जितने भी कचरा था, जितने भी वो लाल रंग के छींटे पड़े हुए थे मेरे कपड़े पे, सभी साफ हो गए थे और वो कपड़ा पूरी तरह से जैसे नया लगने लगा था देखने में। मैं फिर अपने कमरे में पहुंचा और मैं समझ ही नहीं पाया कि इतनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी यहाँ इस बूढ़े व्यक्ति ने लगा कर रखा है। इसी तरह मैं अपने कमरे में पहुंचा, खाना बनाया, खाना खाया और अब मैं सोचने लगा क्या करूं। चलो अब फोन में पिक्चर देख लेता हूं। जब से आया हूं तब से फोन को छुआ तक नहीं हूं। लेकिन जैसे ही मैं फोन को निकाला था अपने कपड़े में रखे गए उस जेब से, तब मैंने फोन को देखा, वो पूरी तरह से डेड हो चुका था। वो बिल्कुल कुछ काम ही नहीं कर रहा था और मैं समझ नहीं पाया ये फोन मेरा कैसे खराब हो गया। अभी यहाँ पहला पेमेंट भी नहीं मिला और 10,000 का नुकसान हो गया। चलो कोई बात नहीं। उसके बाद मैं अपने बेड पर जाकर सो गया और फिर से मेरी नींद खुली थी अलार्म की आवाज़ से। अलार्म फिर से 5 बजे बजी थी और मैं उठा। मैं फटाफट खाना बनाया, खाना खाया और फिर से मशीन को लेकर खेतों में फसलों की कटाई के लिए पहुंच गया। और तब मैं वहाँ देखा फिर से वो फसल पहले के ही जैसे लहरा रहे थे। मैंने तो कल इस फसल को पूरी तरह से काट दिया था, लेकिन आज ये फसल फिर से पूरी तरह पहले जैसे ही हो गए थे जैसा कल था। और मैं ये जानता था कि ये नए जमाने के फसल हैं, इस वजह से ये प्रत्येक दिन ऐसे ही बढ़ेंगे और मुझे इसकी कटाई करनी है। उसके बाद मैं फिर से मशीन को लेकर फसल को काटना शुरू कर दिया। मैं मशीन को लगभग फिर से 5 से 6 घंटे तक खेतों में चलाया और 5 से 6 घंटे में ही उस खेत के सभी फसल को काट दिया। फिर मैं अपने कमरे में आ गया, खाना वाना खा के सो गया। फिर से मेरी नींद खुली 5 बजे और ऐसे ही अब प्रत्येक दिन का काम था। अब ऐसे प्रत्येक दिन का काम था, ऐसे लगभग अब 1 महीना पूरा होने वाला है। मैं यहाँ लगभग 1 महीने से काम कर रहा हूँ, लेकिन अब जैसे मुझे कुछ अजीब सा लगना शुरू हो गया है। यहाँ पे ये जो फसल हैं, खेतों में जो फसल हैं, मुझे ऐसा लगने लगा है कि ये जैसे जिंदा हाथ हैं, क्योंकि जब मैं इसे काटता हूँ, इन फसलों को काटता हूँ, तो ये फसल तड़पते हैं। मैं कई बार देखा हूँ कि यहाँ जमीन पर कटकर गिरे हुए फसल जैसे तड़पते हैं, जैसे किसी हाथ को काट दिया जाए तो थोड़ी देर के लिए उनमें जान रहती है और वो हिलता है।
उसी तरह से यहाँ के फसल हिलते हैं और मैं समझ नहीं पाता हूँ कि ये क्या हो रहा है। लेकिन अब मैं यहाँ पर काफी डरा डरा सा रहने लगा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर कोई इलीगल काम होता है और मेरे जरिए उस काम को करवाया जाता है। मैं यहाँ पर ऐसे ही आज भी काम करके अपने कमरे में आया था और खाना वाना खाकर सो गया था, लेकिन मेरे दोनों कपड़े गंदा हो गए थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये गंदा हो गए हैं, आज मुझे धुलाई करनी होगी। इसलिए मैं कपड़े को धोया और फिर से सो गया। फिर से मेरी आँख खुली 5 बजे। खाना वाना बनाया, लेकिन आज मैं कपड़े को पहनना ही भूल गया। मैं खाना वाना खाकर ऐसे ही खेतों में पहुंच गया, क्योंकि मैं कपड़े को धुलाई करके किसी और ही जगह रख दिया और मैं पहनना भूल गया। और जल्दबाजी में मैं अपने कमरे से निकलकर खेतों तक आ गया मशीन को लेकर, बिना कपड़े को पहने हुए। और जैसे मैं खेत में पहुंचा, वहाँ की वो दुर्गंध, ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पे मांस सड़ रहे हैं, खेतों में मांस सड़ रहे हैं। और तब मैं गौर से खेतों में देखने लगा। वहाँ पे कई सारे, जिस फल को मैं कटाई करता था उसी फल के कई सारे छोटे छोटे टुकड़े वहाँ खेतों में बिखरे हुए थे, जो कि फसल को काटते समय गिरे होंगे। और उसी से वो बदबू आ रही थी, मांस सड़ने की बदबू। और ये देखकर मैं समझ नहीं पाया, ये फसल है या फिर ये मांस के टुकड़े हैं। ऐसी बदबू तो मांस के टुकड़े से ही आ सकते हैं, ये बदबू कोई फल का नहीं है। मैं समझ नहीं पाया और मैं डरा हुआ भी था। क्या करूं? मैं कपड़ा पहनकर फिर से अपने कमरे से आऊं? नहीं, अब मैं खेतों में आ ही गया हूं तो इसकी सच्चाई का पता लगा कर ही रहूंगा, यहाँ पर क्या काम होते हैं। मैं फिर से मशीन को चलाने लगा खेतों में, और वो बदबू, मैं उस बदबू को किसी तरह से बर्दाश्त करता रहा और उस फसल को काटता गया। और वहाँ पे वो जो छींटे निकल रहे थे, उस कटे गए फल से छींटे, लाल रंग के छींटे, उसकी भी सुगंध जैसे किसी खून के जैसा ही था। खून से जो बदबू आती है, वही बदबू मुझे नाकों में पड़ रही थी। और मैं तब विश्वास कर पाया था, ये कोई फल नहीं है, ये कोई जिंदा हाथ है जिसे मैं काटता हूं, और इसी का ये दुर्गंध मेरे नाकों में पड़ रहा है। मैं उस फल को अपने हाथ में उठाकर देख लिया। भले ही उस फल को उठाना सख्त मना था, जैसा कि उस बूढ़े आदमी का कहना था कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, वरना तुम्हें सख्त सजा मिल सकती है अगर तुम पकड़े गए। लेकिन वहां आसपास तो कोई था नहीं, इस वजह से मैं अपने हाथ में उठाकर उस हाथ जैसे दिखने वाले को फल को देखने लगा। वो हाथ जैसा दिखने वाला फल तड़प रहा था और मैं गौर से देखा, उस हाथ में हड्डियां भी थी, हाथों की हड्डियां। और वहां पे उस फल में मांस के साथ साथ उसके त्वचा भी थे, इंसानी त्वचा। मैं उसे खींचकर भी देखा और ऐसा खिंचाव किसी इंसानी त्वचा में ही आता है। और मैं ये देखकर बहुत ज़्यादा डर गया। मैं उस फल की कटाई कर दी थी उस खेतों में, और अब मैं सोचने लगा, अब मैं आज अपने कमरे में नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पर देखता हूँ कि क्या होता है, कौन सा आदमी आता है या फिर ये फसल जो यहाँ पर मैं काटा हूँ ये कहाँ जाता है। उसके बाद मैं वहीं दूसरे खेत में लगे एक पेड़ के पास छिप गया और मैं देखना चाहता था कि क्या होता है, ये फसल कहाँ जाता है। कुछ ही देर के बाद वहाँ पर एक गाड़ी आई थी और उस गाड़ी से एक बेहद ही अजीब सा इंसान निकला। वो काफी धीरे धीरे चल रहा था और उसने भी मेरे जैसे कपड़े पहने हुए थे, जैसा मैं पहले पहनकर खेतों में आता था। हालांकि आज मैं उस कपड़े को पहनकर नहीं आया था। मैं वहीं पेड़ के पास से छिपा हुआ उसे देख रहा था। वो धीरे धीरे से चलता हुआ, जैसे उसके शरीर में ज्यादा हलचल नहीं थी, वो धीरे धीरे से अपने कदम बढ़ाता और वहां खेतों से काटे गए फसल को उठाता, जो कि हाथ जैसे दिखने वाले फल थे, उसे उठाता और गाड़ी में लोड कर रहा था। वो इतना धीरे धीरे इस काम को कर रहा था कि मुझे लग रहा था कि ये काम तो कर ही नहीं पाएगा। इतना धीरे धीरे वाला कोई लोड करेगा तो वो इस खेत के सारे फसल को कैसे लोड कर पाएगा। मैं ये सोच रहा था कि तभी वहां पे वो बूढ़ा व्यक्ति कहीं से आ गया था और मैं समझ ही नहीं पाया ये बूढ़ा व्यक्ति तुरंत कहाँ से आ गया। यहाँ पर तो आसपास कोई नहीं था, वही बूढ़ा व्यक्ति था जो मुझे यहाँ पर काम पर लगाया। मैं समझ ही नहीं पाया और मैं देखा वहां पे वो बूढ़ा व्यक्ति जैसे उस व्यक्ति को छुआ था जो कि खेतों से फसल को उठाकर गाड़ी में लोड कर रहा था। उसे बस छुआ मात्र था और उसमें इतनी ज्यादा फुर्ती, बहुत ज्यादा फुर्ती आ गई थी और वो काफी रफ्तार से उस फसल को उठाकर गाड़ी में लोड करने लगा। वो बूढ़ा व्यक्ति इतना काम करके वहां से फिर से गायब हो गया था
मेरे आंखों के सामने गायब हुआ था। और ये नज़ारा देखकर मैं पूरी तरह से समझ गया था, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, थोड़ा बहुत गड़बड़ नहीं। ऐसे कोई व्यक्ति गायब नहीं हो सकता। ये आंखों के सामने से देखते देखते कैसे गायब हो गया? क्या गायब होने का भी कोई टेक्नोलॉजी है? मैं समझ नहीं पाया और मैं देख रहा था। वो कुछ ही देर में सारे फसल को उस गाड़ी में लोड कर दिया। उसके बाद वो गाड़ी को लेकर जाने वाला था और मैं झट से छिपकर उस गाड़ी में बैठ गया। वो गाड़ी एक ट्रक जैसा था और उसमें पीछे के साइड जहां से सामान को निकाला जाता वहां पे काले रंग का प्लास्टिक लगा हुआ था, जिस वजह से मैं पूरी तरह से सेफ था। मुझे कोई भी देख नहीं पाता। मैं वहीं काले प्लास्टिक के पीछे छिपा रहा और मैं देखता गया कि ये गाड़ी कहाँ जाता है। वो गाड़ी चलता गया और कुछ दूर चलने के बाद वो गाड़ी एक हाईवे पे आ गई थी। वो गाड़ी हाईवे पे अब चले जा रही थी और मैं वहीं गाड़ी में बैठा उस काले प्लास्टिक के पीछे से छिपकर देख रहा था। मैं थोड़ा थोड़ा अपना सर निकाल कर देख रहा था और तब मैं देखा वहां रास्ते के किनारे किनारे कई सारे अजीब से दिखने वाले लोग। सभी काले रंग के जैकेट पहने हुए थे और वो बहुत ही अजीब से दिख रहे थे। उसके दो दांत काफी बाहर की ओर निकले हुए थे, लगभग 4 से 5 इंच के करीब। 2 दांत उसके 4 से 5 इंच जितना लंबा था और सभी काले हुडी में थे, जो कि रास्ते के किनारे किनारे खड़े थे। और वो गाड़ी वहां से गुजर रही थी तो वो सभी लोग जो काले हुडी में थे वो ऐसे झपट्टा मार रहे थे गाड़ियों पे, जैसे वो यहाँ से कुछ निकालने का कोशिश कर रहे हो। और तब मैं समझ रहा था कि यहाँ जो फल रखा हुआ है, हाथ जैसा दिखने वाला फल, या फिर ये जिंदा हाथी है, इससे ही ये लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उस प्लास्टिक के उस ट्रक के कोने में बिल्कुल छिप गया, क्योंकि मैं इतना तो समझ चुका था कि ये जो भी लोग हैं ये आदमखोर लोग हैं। यकीनन ये अगर मुझे देख लिए तो मुझे जिंदा ही खा जाएंगे, मुझे इस ट्रक से खींचकर मुझे खा जाएंगे। मैं वहीं कोने में छिपा रहा और वो गाड़ी एक जगह पर जाकर रुकी। वहाँ पे काफ़ी तेज आवाज़ें आ रही थी और मैं वहीं कोने में छिपा रहा। फिर कुछ ही देर के बाद वहाँ पर कुछ लोग आए और वो गाड़ी से वो हाथों को निकालने लगे। वो गाड़ी से सभी हाथ जैसे दिखने वाले फल को निकाल लिए और उस गाड़ी में अंधेरा होने के कारण मैं कोने में ही छिपा रहा। वो लोग भी मुझे देख नहीं पाए। सारे हाथ को निकालने के बाद मैं देखा उसे एक बड़े से मशीन के अंदर डाला जा रहा था और तब मैं समझ गया इसी से जूस निकाला जाता है। इस हाथों से जूस या फिर खून, ये हाथ जैसे दिखने वाले फल हो या फिर हाथ ही हो, यकीनन जो भी हो इसी से जूस निकाला जाता है। वहाँ उसे मशीन में डाला जा रहा था। एक तरफ से जूस निकल रहा था और दूसरी तरफ उसे एक प्लास्टिक के बोतल में पैक किया जा रहा था। जैसा हमारे यहाँ स्प्राइट का बोतल होता है वैसे ही बोतलों में सारे जूस को पैक किया गया। उसे फिर से गाड़ी में लोड किया गया। गाड़ी में लोड होने के बाद फिर से गाड़ी स्टार्ट हो गई और उसके बाद गाड़ी फिर से एक जगह पर जाकर रुकी। और तब मैं वहाँ पर देखा, वहाँ पे जैसे मार्केट सा लगा हुआ था, बाजार सा, कई सारे लोग, वैसे ही दिखने वाले लोग, काले हुडी में सारे लोग थे और सारे लोगों के 2 दांत बाहर की ओर निकले हुए थे। वहाँ पे ऐसे ही लोगों का तांता लगा हुआ था, भीड़ लगा हुआ था और सब में उन बोतलों को बांटा गया। एक एक करके सारे बोतलों को वो बांटने लगे। वहाँ पे गाड़ी से सबसे पहले सारे बोतल को बाहर निकाले और फिर एक एक करके सभी को देने लगे। तब मैं समझ पाया ये यकीनन पिशाच हैं और यहाँ पे ये जो जूस है ये खून ही है, क्योंकि उसका बदबू अभी भी मेरे नाकों में आ रही थी। वहाँ पर मैं देख पा रहा था वहाँ पे जितने भी लोग थे सभी मरा मरा सा लग रहे थे, जैसे उनके शरीर में कोई जान ही ना हो। लेकिन जैसे ही वो बोतल के उस खून को पी रहे थे वैसे ही उनके शरीर में काफ़ी ताकत से आना शुरू हो जा रहे थे और वो लोग काफ़ी खुश थे। वहाँ पे वो सारे लोग खून को पीते और सभी लोग खुश हो जाते। ऐसे सभी लोगों ने वहाँ पर खून को पिया और वो खुश थे, लेकिन फिर भी वो लोग वहाँ से जा नहीं रहे थे। मैं समझ नहीं पाया कि यहाँ पर ऐसा क्या हो रहा है, ये लोग जा क्यों नहीं रहे। खून तो इसने पी लिया बोतल का। लेकिन तभी वहाँ पे सभी लोग उस ट्रक की ओर घूरने लगे थे। मेरी ओर सभी लोग घूर रहे थे और मैं वहीं ट्रक के अंदर अंधेरे में बैठा मैं चुपचाप उसे देखे जा रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि अंधेरे में ये लोग मुझे देख नहीं सकते। लेकिन शायद उसे पता चल चुका था कि मैं यहाँ ट्रक में छिपा हुआ हूँ।
वहां सबसे पहले ट्रक का ड्राइवर उस ट्रक में घुसा था, वो ट्रक जैसा दिखने वाले गाड़ी में, और वो मुझे पकड़कर बाहर की ओर खींचने लगा। मैं समझ नहीं पाया। इसे पता था कि मैं यहाँ गाड़ी में छिपा हुआ हूँ, लेकिन ये पहले मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे पहले कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश क्यों नहीं किया? मैं पहले ही सतर्क हो जाता, यहाँ से भागने की कोशिश करता। लेकिन यहाँ इतने लोगों के बीच से मैं कैसे भाग पाऊंगा? मैं काफी ज्यादा घबरा गया था और अब मैं क्या करता। लेकिन एक चीज था उसमें, उसका पकड़ बहुत ही कमजोर सी थी। वो काफी धीरे धीरे चल रहा था और मैं किसी तरह से उसका हाथ छुड़ाया। मैं उसका हाथ छुड़ाया और मैं किधर भागता। यहाँ से मैं भागकर अपने कमरे तक भी नहीं जा सकता था, क्योंकि मैं गाड़ी के जरिए यहाँ तक आया था। मैं कितना दूर भागता? मुझे रास्ता तो मालूम था, लेकिन मैं कैसे भाग पाता बिना गाड़ी के? मैं दौड़कर इतना दूर नहीं भाग सकता। मैं उस गाड़ी में बैठ गया। मुझे गाड़ियाँ चलानी आती थी, क्योंकि मैंने कुछ दिनों तक वहाँ पे ऑटो को भी चलाया था। पैसे कमाने के लिए मैंने ऑटो को भी चलाया था। इस वजह से मैं गाड़ियाँ को चलाना सीख गया था। मैं उस गाड़ी को लिया और मैं उसी रास्ते के जरिए अपने कमरे की ओर भागने लगा। मैं गाड़ी को चलाते हुए जा रहा था और वहाँ पे जितने भी वो पिशाच थे, काले हुडी वाले लोग, उनके दांत जिनके निकले हुए थे, वो सारे लोग उस गाड़ी के पीछे पीछे भागते आ रहे थे। वो लोग मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और मैं गाड़ी को भगाता गया, उसी रास्ते से गाड़ी को भगाता गया। और तब मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, मुझे अपने कमरे तक नहीं जाना चाहिए। अगर मैं अपने कमरे में गया तो वो बूढ़ा आदमी, यकीनन वो भी पिशाच ही होगा और वो भी मेरा खून पीने का कोशिश जरूर करेगा। वो भी मुझे मारने की कोशिश जरूर करेगा। मुझे वहां नहीं जाना चाहिए। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और मैं उस गाड़ी को लेकर उसी खेत के पास पहुंच गया जहां पर मैं फसल की कटाई किया करता था। वहां पर मैं गाड़ी को गोल गोल घुमाने लगा और मैं वहां पर ऐसे गोल गोल गाड़ियों को घुमा रहा था और सारे लोग मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। अभी वो मुझे कुछ ही दूरी पर थे, क्योंकि वो मेरे पीछे भागते भागते आ रहे थे और मैं गाड़ियों से आया था। इस वजह से वो मेरे से कुछ दूर पर थे, वो मेरे तक अभी पहुंच नहीं पाए थे मुझ तक। और तब मैं खेतों में देख पाया था, वहां पे वो हाथ जैसे दिखने वाले फल, वो जिंदा हाथ ही थे और वो जमीन से बाहर निकल रहे थे। वो धीरे धीरे करके बड़े हो रहे थे और उनकी उंगलियां हिल रही थी, उनकी उंगलियां हिल रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। अब मैं क्या करूं? कैसे भागूं यहाँ से? अगर मैं यहाँ से नहीं भागा तो ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाले। कोई दिमाग मुझे लगाना होगा। और तब मेरी नजर पड़ी थी वहां चमकते हुए दरवाजे पर, जहां पे वो बूढ़ा व्यक्ति कहा था कि वहां तुम्हें नहीं जाना है, वहां पे भूत प्रेतों का वास है। और जैसे ही मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, मैं समझ गया वो बूढ़ा व्यक्ति मुझे बेवकूफ बनाया है। वहां पे कोई भूत प्रेत नहीं होगा। भूत प्रेत तो यहाँ हैं, ये लोग भूत प्रेत हैं। और वो यकीनन दरवाजा होगा इस दुनिया से निकलने का, क्योंकि मैं अच्छे से समझ चुका था ये हमारा दुनिया नहीं है, ये पिशाचों का दुनिया है। और मैं उस गाड़ी को लेकर उसी ओर बढ़ चला जहां पे वो चमकता हुआ दरवाजा सा था। मैं गाड़ी को भगाता गया उस चमकते हुए दरवाजे के पास, और जब मैं वहां पहुंचा, उस दरवाजे से काफी तेज रोशनी निकल रही थी और वहां पे ऐसे कई सारे लोग थे जो वहां उस दरवाजे के आसपास थे। उसका भी चाल बहुत धीरे धीरे से लग रहा था। यकीनन वो पिशाच नहीं थे, लेकिन वो कोई मुर्दा इंसान जैसे लग रहे थे, जैसे कोई मुर्दा इंसान हो, कोई मुर्दा व्यक्ति हो जो धीरे धीरे से चल रहा है। वो इसी तरह से धीरे धीरे चलते हुए मेरी गाड़ी की ओर बढ़ रहा था। वो मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा था और इधर से भी वो पिशाच लोग दौड़ते हुए मेरे तरफ आ रहे थे। कुछ लोग उड़ते हुए आ रहे थे, कुछ लोग दौड़ते हुए आ रहे थे। वो मुझे पकड़ने के लिए यहाँ पर आ रहे थे और अब मैं क्या करता? मेरे पास बस यही एक उपाय था, मुझे इस दरवाजे में जाकर देखना होगा। भले ही ये कुछ और ही हो, भले ही ये दरवाजा ना हो, कुछ और ही हो, या फिर किसी और ही दुनिया में जाने का दरवाजा हो, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा उपाय भी नहीं है। इधर से भी मरूंगा और इधर से भी मरूंगा। हो सकता है इस दरवाजे से मेरी जान बच जाए और मैं अपनी दुनिया में पहुंच जाऊं, लेकिन इधर अगर मैं रहा तो यकीनन ये पिशाच लोग नहीं छोड़ने वाले। ये मुझे मारकर खा ही जाएंगे।
मेरा खून पी ही जाएंगे। और मैं उस गाड़ी से उतरकर उन मुर्दा इंसानों से बचते हुए उस दरवाजे तक पहुंचा और वहां झट से उस दरवाजे में घुस गया। और तभी मुझे एक झटका सा लगा, मेरी आंखें बंद हो गई और दूसरे पल ही मेरी आंखें खुली। मैं वहीं उस घर के बाहर था। वहां पे वो कोई घर नहीं था, वो पूरी तरह से गायब हो चुका था। बस वहां पे वो ठेला था जिस पर मैं सब्जियां बेचा करता था। वो ठेला भी वहीं पर पड़ा था और मैं वहीं उसी ठेले के पास खड़ा था। और तब मेरे जान में जान आई थी। मेरी सांसें ऊपर नीचे होना तब बंद हुई और मैं उस ठेले को लेकर चल पड़ा अपने घर की ओर। अभी भी रात का समय था और मैं अपने घर में पहुंचकर सबसे पहले ये बात अपने माँ पिताजी को बताने लगा। मैं सारी घटना अपने माँ पिताजी को बताया और मेरे माँ पिताजी मेरे इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा हैरान। वो कहने लगे कि तुम कह रहे हो कि तुम 1 महीना पिशाचों की दुनिया में वो अजीब सी नौकरी कर आए हो, लेकिन तुम आज ही तो सब्जियां बेचने के लिए शाम के वक्त गए थे उस गांव में और आज ही 4-5 घंटे में तो वापस घर भी आ गए। तो तुम वहां 1 महीना कैसे पिशाचों की दुनिया में बिता गए? तुमने पी रखी है क्या? तुमने शराब तो नहीं पी? वो मुझसे ऐसा कह रहे थे और मैं समझ नहीं पाया। क्या सिर्फ 5 घंटे में ही सब्जियां बेचकर मैं घर वापस आ गया? मतलब 1 घंटा ही? मैं 1 घंटा ही उस पिशाचों की दुनिया में बिताया हूँ, क्योंकि 4 घंटे तक तो मैं सब्जियां बेचता रहा था उस गांव में। मतलब 1 ही घंटा बीता है मेरा अभी तक। लेकिन मैं तो 1 महीने तक ड्यूटी किया हूँ पिशाचों की दुनिया में। मैं समझ नहीं पाया। मैं घर में पड़े एक फोन को देखा, उसमें टाइम बस 1 घंटा मतलब कि 12 बज रहा था। अभी टाइम रात के 12 बजे का था और डेट वही जिस दिन मैं बेचने के लिए सब्जियां गया था उस गांव में। डेट वही था, 12 बज रहा था रात के। मतलब सिर्फ 1 ही घंटा बीता था, क्योंकि मैं 11 बजे के करीब ही उस घर के अंदर गया था और 12 बजे मैं अपने घर में हूं। मैं समझ नहीं पाया। मुझे लगा ये कोई सपना तो नहीं। नहीं, ये कोई सपना नहीं है। मैं 1 महीने तक वहां पर काम किया हूं और इसका सबूत है मेरे ये नाखून, मेरे ये बढ़े हुए बाल। मेरे नाखून इतने बड़े बड़े हो गए हैं, दाढ़ी इतने बड़े बड़े हो गए हैं, बाल इतने बड़े बड़े हो गए हैं। 1 घंटा में किसी का नाखून इतना बड़ा बड़ा, बाल इतना बड़ा बड़ा हो ही नहीं सकता। मैं वहां पिताजी को समझा रहा था और वो कह रहे थे, तुम्हारे बाल पहले से ही बड़े होंगे और तुम कह रहे हो कि पिशाचों की दुनिया से तुम घूम कर आए हो, मतलब कुछ भी बोल रहे हो। वैसा कह रहे थे और मैं ये बात अपने दोस्तों को भी बताया, कई लोगों को बताया, लेकिन कोई भी मेरे इस बात को विश्वास ही नहीं किया। उसके बाद मैं 10 दिनों तक बीमार रहा, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि मैं बीमार पड़ गया। डॉक्टर आए, मुझे दवाइयाँ दी और मैं 10 दिनों के बाद ठीक हो पाया। उसके बाद मैं क्या करता, मैं फिर से सब्जियाँ बेचने का काम करने लगा। मैं अब फिर से ऐसे गाँव घूमता और सब्जियाँ बेचता। लेकिन 1 साल के बाद मैं इस बात को भूल चुका था कि मैं किसी भी पिशाचों की दुनिया में गया था। मुझे भी ऐसा लगने लगा था कि यकीनन वो मेरा सपना ही होगा, या फिर मैं कहीं पे गिर गया होऊंगा, मुझे नींद आ गई होगी वहाँ ठेले के पास ही, और तब मैं सपना देखा होऊंगा पिशाचों की दुनिया का। मैं इस बात को भूल चुका था और मैं यकीन नहीं कर रहा था। मैं फिर से सब्जियों को बेचने के लिए उसी गाँव में गया था, क्योंकि उस गाँव में सब्जियाँ काफ़ी अच्छा बिकी थी। वहाँ 1 साल के बाद गया था और वो रात भी चांदनी वाली ही रात थी। मैं वहाँ सब्जियों को बेचा और फिर से लगभग 10 बजे के करीब घर वापस आ रहा था, उसी रास्ते से गाने को गुनगुनाते हुए। और तब फिर से मुझे वो घर वहाँ पर दिखा, लेकिन वहाँ पे अब की बार कुछ और ही लिखा हुआ था। मैं दरवाजे के पास गया, फिर से सुनहरे अक्षरों में ही लिखा हुआ था। वहाँ पे फिर से टेम्पलेट लगाई हुई थी और वहाँ पे लिखा हुआ था, ये रहे तुम्हारे 1 महीने के 70,000 रुपये। वहाँ पर मैं दीवार पर देखा, वहाँ पे वो 4 दीवारी सी बनाई गई थी। वहाँ दीवार के ऊपर 70,000 रुपये रखे हुए थे और मैं पहले तो उसे उठा लिया और फिर से पढ़ने लगा। ये रहे तुम्हारे 70,000 रुपये और तुम काम को छोड़कर क्यों भाग गए? मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, यहाँ पे तुम्हें रूल्स नहीं तोड़ने हैं, तुम्हें हमेशा नियम का पालन करना है। अगर तुम नियम का पालन नहीं करोगे तो तुम्हारे जान का भी खतरा हो सकता है, बहुत ही भयानक सजा मिल सकती है। मैंने तुमसे ये पहले ही कहा था, और तुम जितना बुरा मुझे समझते हो मैं उतना बुरा हूँ नहीं। मैं भले ही एक पिशाच हूँ,
लेकिन मैं बुरा पिशाच नहीं हूँ, मैं एक अच्छा पिशाच हूँ। तुमने तो यहाँ इस दुनिया में देखा ही होगा, और भी कई सारे पिशाच थे, लेकिन वो बुरे थे। वो हमारे ही परिवार के लोग थे, हमारे परिवार के मेंबर थे, रिलेशन वाले थे, और उनके लिए तुम्हें काम करना पड़ता था खेतों में, हाथों की कटाई का काम। लेकिन तुम्हें क्या था, तुम्हें तो बस काम करना था। यहाँ पे कोई लीगल काम नहीं होता था। तुम वो जो हाथों की कटाई करते थे, वो भले ही इंसानी हाथ थे, लेकिन वो फसल जैसे थे। हमारे यहाँ इंसानी हाथ को फसल के जैसा उपजाया जा रहा था। तुम्हें बस अपना काम करना था। तुम्हें तो पैसे मिल जा रहे थे ना, तुम काम को छोड़कर क्यों भाग गए? वो वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ था उस टेम्पलेट में, और मैं ये देखकर समझ नहीं पाया, क्या वो मेरा कोई सपना नहीं था? मतलब मैं सच में पिशाचों की दुनिया में गया था, मैं काम किया था। मैं उस पैसे को उठाकर अपने जेब में डाल लिया, और मैं अभी भी वहीं उसी दरवाजे के पास लगाए गए उस टेम्पलेट में देख रहा था। और तभी वहाँ पे लिखे गए शब्द बदले। वहाँ पे फिर से लिखा हुआ शब्द बदला और वहाँ पे लिख कर आया, अगर मैं तुम्हें मारना चाहता तो कब का मार दिया होता, लेकिन मुझे तो बस तुमसे काम करवाना था। तुमने नियम को तोड़े, तुमने यहाँ के रूल्स को फॉलो नहीं किया, इस वजह से तुम्हारे जान पर खतरा बनाई। लेकिन तुम मेरा यकीन मानो, तुमने तो पैसे ले ही लिए हैं, लेकिन तुम मेरा यकीन मानो, अगर तुम काम करना चाहते तो आओ फिर से हमारी इस दुनिया में। और यकीन मानो, इस बार तुम नियम को फॉलो करना, नियमों को मत तोड़ना। बस तुम्हें इतना करना है, और तुम यकीन मानो, तुम्हें बस ये काम करना, तुम्हें पैसे मिलेंगे महीने के 70,000 रुपये। तुम कहोगे तो मैं 1,00,000 रुपया महीने का भी दूंगा, लेकिन आओ, क्या तुम आना चाहोगे? आओ हमारी इस पिशाचों की दुनिया में। अभी भी ये काम रुका हुआ है, तुम्हें ये काम करना है, हाथों की कटाई का काम। वहाँ पे ऐसा लिख कर आया था, और मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था। मतलब मेरे ऊपर कोई नज़र रख रहा है। इसे कैसे पता चला कि मैं पैसे को उठा लिया हूँ? मैं वहाँ से अपने ठेले को लिया और भागता हुआ अपने घर पहुँच गया, और घर में बैठकर सोचने लगा कि बहुत ही बुरा काम था वो पिशाचों की दुनिया का काम। मैं बहुत ज़्यादा डरता हूँ उस काम को करने से। लेकिन कुछ दिनों के बाद मेरे दिमाग में अब ये ख्याल आना शुरू हो गया है कि वो काम तो अच्छा ही था, वहाँ पे अच्छे सैलरी मिल रहे थे। मुझे क्या करना था? मुझे तो बस वहाँ पे खेतों में उस हाथ के फसल को कटाई करना था, और उसके मुझे 70,000 रुपये दिए जा रहे थे, और मैं काम को छोड़कर भाग आया। गलती तो मेरी ही थी ना, मैंने नियम को तोड़े, नियम का पालन नहीं किया, जिस वजह से मेरी जान खतरे में पड़ गई। गलती मेरी ही थी, मुझे नियम को नहीं तोड़ना चाहिए था। अगर मैं अब तक वहाँ पर काम करता रहता तो मुझे काफ़ी अच्छा सैलरी मिल सकता था। लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं फिर से जाऊं वहाँ पिशाचों की दुनिया में। लेकिन डर भी लगता है कि अगर इस बार वो पिशाच सच में बुरा हुआ और वो मेरा खून पी गया तो मैं क्या करूँगा? मैं इसका जवाब आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या मुझे फिर से जाना चाहिए उस पिशाचों की दुनिया में? और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप में से कोई ऐसे लोग हैं जो कि बेरोजगार हैं? क्या आप जाना चाहोगे मेरे साथ उस पिशाचों की दुनिया में? सैलरी काफ़ी अच्छी मिलेगी, 1,00,000 रुपए तक की सैलरी मिल सकती है। चलिए, अगर आप जाना चाहते तो चलिए मेरे साथ उस पिशाचों की दुनिया में। वहाँ रहकर हम दोनों मिलकर काम करेंगे, उस हाथों की कटाई का काम, एक अजीब नौकरी का काम।